भारतीय संविधान के कुछ टॉपिक्स पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जहां आयोग अभ्यर्थी को फंसाने का प्रयास करता है, उसे घुमाने का प्रयास करता है। तो ऐसे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि आप आयोग के फेर में ना पड़ पाए। पहला टॉपिक लेते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है। वित्त विधेयक ऐसे विधेयकों को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं। देखिए, जिन वित्त विधेयकों को अध्यक्ष यानी लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित कर देता है उन्हें धन विधेयक कहते हैं, और जिन वित्त विधेयक को अध्यक्ष प्रमाणित नहीं करता वो वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। धन विधेयक के बारे में क्या प्रक्रिया है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। और धन विधेयक के बारे में राज्यसभा केवल 14 दिन की देरी लगा सकती है, और कोई पावर नहीं है। और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। जिन वित्त विधेयकों को अध्यक्ष प्रमाणित नहीं करता वे वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं। पहले वर्ग में वे विधेयक आते हैं जिसमें अनुच्छेद 110 से संबंधित विषयों में से कोई अंतर्विष्ट है, लेकिन उसमें केवल मात्र वही विषय नहीं है। जैसे किसी विधेयक में कराधान से संबंधित खंड है, पूरा विधेयक नहीं है, यानी उसमें और भी तथ्य हैं, कराधान का केवल खंड है, तो ये प्रथम वर्ग के वित्त विधेयक हो जाते हैं। दूसरे वर्ग में वे विधेयक आते हैं जिनमें भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ता है। पहले वर्ग की बात करते हैं जिसमें अनुच्छेद 110 का कोई विषय समाविष्ट है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। चूंकि यह धन विधेयक नहीं है इसलिए राज्यसभा इसे नामंजूर कर सकती है या इसमें संशोधन कर सकती है, और असहमति की दशा में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के विधेयक के बारे में, जो भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ रहा है। देखिए, राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही यह सदन में पेश किया जाएगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, जो इसमें अपेक्षा की गई राष्ट्रपति से सिफारिश की यह अनिवार्य है, जबकि अन्य संविधान के जो अन्य भाग में राष्ट्रपति से सिफारिश की अपेक्षा की गई है वो केवल प्रक्रिया है, लेकिन यहां अनिवार्य है। अनिवार्य राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना ऐसे विधेयक पर विचार ही नहीं किया जाएगा जिसमें संचित निधि में से व्यय करना पड़ रहा है। लेकिन यह सामान्य विधेयक है, इसलिए किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, और राज्यसभा इसे नामंजूर कर सकती है या संशोधन कर सकती है। असहमति की दशा में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हो सकता है। देखिए, अगला टॉपिक रिट के बारे में लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती हैं, 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। लेकिन 5 रिटों को एक साथ लेने का प्रयास किया है ताकि इनमें तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय बंदीकरण करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह बंदी किए गए व्यक्ति को सशरीर नियत स्थान और नियत समय पर उपस्थित करे। न्यायालय उस विवाद को सुनेगा और यदि उसका बंदीकरण अवैध पाया जाता है तो वह उसे उसकी रिहाई का आदेश देगा। परमादेश की बात करते हैं। देखिए, परमादेश रिट के द्वारा किसी पदाधिकारी अथवा सार्वजनिक संस्थान को यह आदेश जारी किया जाता है कि वह सार्वजनिक उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक प्रकार से करे, यानी कर्तव्य पालन कराने के लिए परमादेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध की बात करते हैं। यह रिट निम्न न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को जारी किया जाता है। इस आदेश के द्वारा उन न्यायालयों को यह आदेश दिया जाता है कि वह किसी मामले में अपने यहाँ कार्रवाई रोक दें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेषण की बात करते हैं। यह रिट किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। यह किसी न्यायालय को अपने अधिकारों में सीमित रहकर कार्य करने के लिए कहता है जिससे वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके। इसके द्वारा उच्च न्यायालय निम्न न्यायालयों से किसी बात से संबंधित सूचनाएं मंगवा सकता है। अधिकार परीक्षा की बात करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्य करने के लिए अधिकारी नहीं रहता लेकिन फिर भी वह अवैधानिक रूप से उस पद पर कार्य करने लगता है तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध आज्ञा पत्र जारी करके यह पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। संतोषजनक उत्तर न देने पर व्यक्ति उस पद पर कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार 5 रिटों का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक आपातकाल के बारे में लेते हैं। देखिए, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल दिए हैं। अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल है। 352 की बात करते हैं।
युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर 352 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दिशा में 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि वित्तीय स्थायित्व को खतरा है तो वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार जब घोषणा की जाती है तो संसद के बिना अनुमोदन से उसकी अवधि क्या होगी, यही अंतर आता है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352, वहां 1 माह की अवधि है संसद के बिना अनुमोदन से। 356 में 2 माह है और 360 में 2 माह है। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल में जो 1 माह की अवधि है वो 44 में संशोधन के द्वारा की गई है। इससे पहले 2 माह थी, लेकिन अब 352 में बिना अनुमोदन के अवधि 1 माह होगी, 356 में 2 माह होगी, 360 में 2 माह होगी। अधिकतम अवधि की बात करते हैं। देखिए, 352 की अधिकतम अवधि अनिश्चित काल तक बढ़ सकती है, लेकिन 356 में अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। संसद के एक बार अनुमोदन से 6 माह तक बढ़ती है अवधि, लेकिन 356 में यह अधिकतम अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है। लेकिन 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए भी 2 शर्तें हैं, या तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि चुनाव कराना संभव नहीं है। 1 वर्ष से अधिक अवधि तभी बढ़ाई जा सकती है और किसी भी दशा में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। अनुच्छेद 360 में यानी वित्तीय आपात में अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। देखिए, 352 और 356 के प्रभाव का भी अंतर देखते हैं क्या पड़ता है। देखिए, 352 में राज्य का विधानमंडल निलंबित नहीं किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका और विधायिका कार्य करती रहती हैं, बस संसद को राज्य सूची के विषयों पर समवर्ती शक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन 356 में राज्य का विधानमंडल या तो निलंबित कर दिया जाता है या फिर विघटित कर दिया जाता है और राज्य की कार्यपालिका और विधायिकी शक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा ले ली जाती हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति ग्रहण कर लेता है। इसी कारण से इसे लोक में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। देखिए, अनुच्छेद 352 में मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन यहां चीज एक ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल में भी नहीं किया जा सकता, लेकिन 356 में मूल अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला टॉपिक लेते हैं संसद की वित्तीय समितियों में अंदर देखते हैं। देखिए, संसद की 3 वित्तीय समितियां हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति। देखिए, तीनों समिति में क्या अंतर होता है। प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा की होती है, इसमें लोकसभा के केवल 30 मेंबर लिए जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर इसमें शामिल नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में प्राक्कलन समिति को स्थायी मित व्ययता समिति भी कहते हैं। यह बजट अनुमानों की जांच करती है, प्रशासन में कुशलता और मित व्ययता के लिए सुझाव देती है। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति की। पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बहुत चर्चित रहती है। लोक लेखा समिति, पीएसी कहते हैं इसको। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर विपक्ष के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना, भारत सरकार के व्यय दर्शाने वाली लेखाओं की जांच करना, अति व्यय की जांच करना और वित्तीय मामलों में अपव्यय, भ्रष्टाचार, अकुशलता के मामलों की खोज करना। ये लोक लेखा समिति के कार्य हैं। तीसरी समिति पर बात करते हैं, सरकारी उपक्रम समिति। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका मुख्य कार्य क्या है? सरकारी उपक्रमों के लेखाओं और प्रतिवेदनों की जांच करना और सरकारी उपक्रमों से संबंधित नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। इसके साथ साथ सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में जांच करना। अगला टॉपिक लेते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन सा है। देखिए, पहले तो उसका मीनिंग जानते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रपति बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। इसमें भारित व्यय और अन्य व्यय को अलग अलग रखा जाता है। क्यों? भारित व्यय का मतलब यह है कि उस पे सदन पर मतदान नहीं हो सकता है, भारित व्यय है। लेकिन जो अन्य व्यय होता है वो लोकसभा में अनुदान की मांगों के रूप में रखे जाते हैं। लोकसभा अनुदान की मांगों को अनुमति दे सकती है या रद्द कर सकती है या कम करके अनुमति दे सकती है। लेकिन जो भारित व्यय होता है उस भारित व्यय पर लोकसभा में मतदान नहीं हो सकता। कौन कौन से भारित व्यय हैं भारतीय संचित निधि पर? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, सभापति, उपसभापति, इसके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते भारित हैं। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है वो भारतीय संचित निधि पर भारित है।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित हैं। इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी पेंशन भी भारत की संचित निधि पर भारित है। इसके साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित होंगी। अगला टॉपिक लेते हैं। देखिए, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही विधानमंडल में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, अनुच्छेद 3। दूसरा है अनुच्छेद 31 के खंड 1 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी का उपबंध करने के लिए विधेयक। तीसरा है धन विधेयक, अनुच्छेद 117 का खंड 1। चौथा है कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु जिससे भारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वो भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही विधानमंडल में रखा जाएगा। कोई विधेयक जो ऐसे कराधान को प्रभावित करता है जिससे राज्य हितबद्ध है। इसके साथ साथ व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाला कोई राज्य विधेयक, अनुच्छेद 304 का। परंतु अनुच्छेद 255 कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया है, यानी न्यायालय इस आधार पर किसी विधि को अविधिमान्य घोषित नहीं कर सकता कि राष्ट्रपति से पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी, यदि अंततोगत्वा राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मंजूरी दे दी है। अगला टॉपिक लेते हैं। संसद और राज्य के विधानमंडल में विधेयक को पारित करने के संबंध में क्या अंतर है? देखिए, धन विधेयक के बारे में राज्यसभा और विधान परिषद दोनों ही केवल 14 दिन की देरी लगा सकती हैं। साधारण विधेयक के संबंध में थोड़ा अंतर है। साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा किसी विधेयक के संबंध में 6 माह की देरी कर सकती है, या उसको अस्वीकार कर सकती है या संशोधन कर सकती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। विधान परिषद किसी विधेयक के संबंध में 3 माह की देरी कर सकती है। यदि संशोधन या स्वीकार करती है तो विधानसभा पुनः उसको पारित करके भेजेगी। पुनः विधान परिषद 1 माह की देरी लगा सकती है या उसको संशोधन या स्वीकार कर सकती है। ऐसी स्थिति में विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित मान लिया जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विधान परिषद 4 माह की देरी लगा सकती है, राज्यसभा 6 माह की देरी लगा सकती है और विधान परिषद 4 माह की कुल मिलाकर देरी लगा सकती है। पहली बार में 3 माह की और दूसरी बार में 1 माह की, कुल मिलाकर 4 माह की देरी विधान परिषद लगा सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया केवल उन्हीं विधेयकों के बारे में है जो विधानसभा में शुरू किए जाते हैं। विधान परिषद में प्रारंभ होने वाले विधेयकों को विधानसभा सीधे स्वीकार कर सकती है। अगला टॉपिक लेते हैं। राष्ट्रपति की क्षमता शक्तियां और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में क्या अंतर है? देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 में दी गई हैं और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 161 में दी गई हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो है ऐसे विषयों पर क्षमादान की शक्ति प्राप्त है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। इसी प्रकार राज्यपाल को ऐसे विषयों पर क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अंतर क्या है दोनों में? देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमादान की शक्ति प्राप्त रखता है, जबकि राज्यपाल को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। मृत्यु दंड के मामले में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड का प्रतिलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, लेकिन क्षमादान नहीं कर सकता है। अगला टॉपिक लेते हैं। भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में व्यवस्था है और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में व्यवस्था है। देखिए, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जबकि राज्य का महाधिवक्ता राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति ही बन सकता है जिसके पास सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की अर्हता हो। इसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता ऐसा व्यक्ति बन सकता है जिसके पास राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता है। इसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु मत नहीं डाल सकता है। अगला टॉपिक लेते हैं। विधान परिषद की संरचना। देखिए, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 40 मेंबर उसमें होने चाहिए। देखिए, विधान परिषद में जो निर्वाचन होता है वो 1/3 सदस्यों को जो निर्वाचन होता है वो विधानसभा द्वारा होता है और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा होता है।
इसी प्रकार 1/12 सदस्यों का निर्वाचन शिक्षकों द्वारा होता है और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकों द्वारा होता है। शेष बचे हुए 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। देखिए अनुच्छेद 19(1) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उन पर जो निर्बंधन लगाए जा सकते हैं उनको मैंने एक साथ लेने का प्रयास किया है ताकि उन निर्बंध जो आधार हैं उन आधारों की आप तुलना कर सकें, उनको समझ सकें कि किस किस आधार पर किस किस स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है। देखिए अनुच्छेद 19(1) के इसके ऊपर खंड 2 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इसमें 8 प्रकार के युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। पहला है भारत की प्रभुता और अखंडता। देखिए 16वें संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है संविधान में, पहले नहीं था। भारत की प्रभुता और अखंडता ये 16वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। तीसरा है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। चौथा है लोक व्यवस्था। पांचवा है शिष्टाचार या सदाचार। छठा है न्यायालय अपमान। सातवां है मानहानि। आठवां है अपराध उद्दीपन। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने का जो अधिकार दिया गया उस पर खंड 3 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इसमें 2 तरीके की पाबंदी लगाई गई है। देखिए भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर लगाई जा सकती है और लोक व्यवस्था के आधार पर लगाई जा सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 19(1) गे संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है उस पर खंड 4 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। इस पर 3 प्रकार की पाबंदियां हैं, भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) है और है। देखिए इन दोनों पर सेम पाबंदियां लगाई गई हैं और खंड 5 के द्वारा दोनों पर पाबंदी लगाई गई हैं। तो 2 प्रकार की पाबंदियां हैं इन दोनों ही अनुच्छेदों पर, साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। अनुच्छेद 19(1) जी उस पर खंड 6 द्वारा पाबंदी लगाई गई है। केवल एक आधार है, साधारण जनता के हितों में। अगला टॉपिक है राज्यसभा और विधान परिषद में मनोनयन जो किया जाता है वो किन किन आधारों पर किया जाता है, यानी जो आधार दिए गए हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है जिनको विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। किसी में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 टॉपिक्स दिए हैं जिनके बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। इसी प्रकार राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। देखिए 4 टॉपिक्स जो राज्यसभा में दिए गए थे वही सेम टू सेम 4 टॉपिक्स इसमें विधान परिषद में भी हैं। बस एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया है, सहकारी आंदोलन, यानी साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। इसमें 5 टॉपिक्स हैं। विधान परिषद में मनोनयन के लिए 5 टॉपिक्स हैं, लेकिन राज्यसभा में मनोनयन के लिए 4 टॉपिक हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। सहकारी आंदोलन विधान परिषद के लिए एक सहकारी आंदोलन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अगला टॉपिक है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता में अंतर देखते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जा सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी की जा सकती है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो केवल मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जारी की जा सकती है, लेकिन हाई कोर्ट की अधिकारिता व्यापक है। हाई कोर्ट मूल अधिकारों को लागू करने के साथ साथ अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अन्य प्रयोजन आया अधिक, हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता कितनी व्यापक हो गई है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के विरोध में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की समवर्ती अधिकारिता है। सुप्रीम कोर्ट की सीमित हो गई है, हाई कोर्ट की व्यापक हो गई है। हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों को लागू करने के लिए ही रिट जारी कर सकता है। तीसरी अनुसूची पर चर्चा करते हैं। देखिए तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। किनके शपथ के प्रारूप दिए गए हैं? संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके बारे में शपथ के प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। आयोग आपको कहां फंसाएगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो शपथ के प्रारूप दिए गए हैं वो तीसरी अनुसूची में नहीं दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो ली जाती है उसका प्रारूप अनुच्छेद 60 में मिलेगा और राज्यपाल द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका प्रारूप अनुच्छेद 159 में मिलेगा। तीसरी अनुसूची में नहीं है। आयोग है ही फंसाएगा आपको कि तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप दिए गए हैं, ऑप्शन में राष्ट्रपति भी दे देगा, तो राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में नहीं है। अगला टॉपिक लेते हैं
कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उसका अंतर आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। देखिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये 5 प्रकार के ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला टॉपिक लेते हैं। देखिए संविधान की आत्मा क्या है, इसके बारे में आयोग आपको फंसाने का प्रयास करता है। अगर ये प्रश्न पूछता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उसका आंसर प्रस्तावना होगा। अगर ये पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 होगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 की महत्ता के कारण अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय, उसकी आत्मा कहा है। लेकिन अगर संविधान की आत्मा पूछता है वो एज होल, और ऑप्शन में प्रस्तावना भी दिया है, अनुच्छेद 32 भी दिया है, और केवल पूछ रहा संविधान की आत्मा क्या है, तो बेस्ट आंसर प्रस्तावना होगा, अनुच्छेद 32 नहीं होगा। अनुच्छेद 32 आंसर तभी माना जाएगा जब उसमें डॉक्टर अंबेडकर का नाम आएगा, अन्यथा संविधान की प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा कहलाएगी। अगला टॉपिक लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना से लेते हैं। देखिए संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या बनाना चाहती है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 5 आपको याद होना चाहिए और उनका क्रम भी याद होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहती है। इसके साथ साथ संविधान की प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, समता की बात की गई है, बंधुता की बात की गई है। तो इनमें कौन कौन सी बात की गई है उसके बारे में प्रश्न पूछ लेता है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता 2 प्रकार की दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुता भी 2 प्रकार की दी गई है, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अगला टॉपिक लेते हैं, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में जो प्रमुख अंतर है अक्सर आपको घुमाने का प्रयास करता है। देखिए मूल अधिकार वाद योग्य हैं, नीति निर्देशकता तो वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से न्याय प्राप्त कर सकता है, वाद दायर कर सकता है, इसलिए वाद योग्य हैं। लेकिन नीति निर्देशकता तो वाद योग्य नहीं है। यदि सरकार इनको लागू ना करे तो आप वाद दायर नहीं कर सकते हैं कि सरकार इनको लागू नहीं कर रही है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार नकारात्मक हैं जबकि नीति निर्देशकता तो सकारात्मक है। अगला टॉपिक लेते हैं। देखिए संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, और जो संवर्ती सूची है उस पर दोनों ही विधानमंडल कानून बना सकते हैं। लेकिन राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। तो 5 ऐसे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 249, 250, 252, 253 और 356। ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं, इनके सहारे संसद भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखिए अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्र हित में घोषित करके संसद को यह पावर दे सकती है कि वो उस विषय के बारे में विधान बना सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 250 यानी आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 252 यानी राज्यों के बीच करार द्वारा भी विधान बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 253 संधियों को क्रियान्वित करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 356 है यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान भी संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। प्रश्नों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि इसी तरीके की अन्य वीडियो आपको मिलती रहें और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके।